हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे चर्चा करेंगे। देखिए, आपने पहले गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा था। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन थे उसको आपने देखा कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उसका इस्तेमाल करके अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। जहां फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहता है अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहता अगर उस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो दैट मींस कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन कुछ चाहिए आपको तो फोर्स नॉन जीरो लगाना पड़ेगा। ये हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें सिर्फ यही सीखने को मिला कि अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन आपको नॉन जीरो चाहिए तो उस केस में फोर्स भी आपको नॉन जीरो ही लगाना पड़ेगा। यही सीखा है ना हमने। लेकिन कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा इसके बारे में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको कुछ नहीं बताता है। क्या आप यहां पर देखकर बता सकते हैं कि फोर्स अगर 5 न्यूटन लगाएंगे तब कितना एक्सेलरेशन होगा? नहीं बता सकते हैं। तो ये जो बात है ये हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पता चलता है। तो उसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए एक टर्म है। न्यूटन ने एक टर्म हमें इंट्रोड्यूस किया था, मोमेंटम। उस मोमेंटम को जरा हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास प्रेजेंट है उस हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है बच्चों। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो न्यूटन ने देखा कि ये मास और वेलोसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसको मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सपोज करें कि आप कह लें कि एक ऑब्जेक्ट अगर हल्का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप एक बेड को मूव करने के लिए जितना फोर्स लगाते हैं अगर उतना ही फोर्स आप फुटबॉल के ऊपर लगा दें तो फुटबॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूटन ने देखा कि फोर्स को अगर आप रिलेट करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर होता है मास, दूसरा फैक्टर होता है वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो आपको उसे मूव करने के लिए, या अगर वो मूव कर रहा है तो उसे रेस्ट पे लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो आपको उसे मूव कराने के लिए या मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। होता है ऐसा। तो एक तो फोर्स और मास का रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप सपोज करें 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर एक भारी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो न्यूटन ने इस मास और वेलोसिटी को एक दूसरे से रिलेट करके एक टर्म बनाया, मोमेंटम। उन्होंने कहा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उनका जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग मोमेंटम कहेंगे। तो मोमेंटम हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड as the product of mass and velocity of an object। कैसे डिफाइन करते हैं मोमेंटम को? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे मोमेंटम को? बच्चों हम लोग P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मोमेंटम कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? किसका प्रोडक्ट है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। यानी आप लिखेंगे मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है। मोमेंटम क्या है बच्चों? आपका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप एक बात समझिएगा, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास 0 के बराबर है, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास
जीरो के बराबर, तो यहां पर जीरो पुट करिए, जीरो इंटू वेलोसिटी यानी कि जीरो, दैट मींस कि मोमेंटम जो है उस केस में आपका जीरो आएगा। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपको इस यूनिवर्स में मिले जिसका मास जीरो है, लाइट किसका बना होता है? फोटोन का बना होता है। फोटोन एक मासलेस पार्टिकल, उसका मास जीरो होता है, उसका मोमेंटम जीरो होगा। दूसरी बात, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे पास मास तो है ही और कुछ वेलोसिटी भी है, यानी कि मेरा जो मास है और मैं जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं उनको मल्टीप्लाई करिए, मेरा मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास मास है और मैं रेस्ट पर हूं, मेरी वेलोसिटी कितनी है? जीरो, तो क्या अभी मेरे पास मोमेंटम है? नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड इसका कुछ ना कुछ मास है, लेकिन अभी फिलहाल ये मोशन में नहीं है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी की जगह जीरो पुट करके देखिए, मास इंटू जीरो, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो होगा। क्लियर है बच्चों? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम्स, ये आप जानते हैं। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसे आप केजी मीटर सेकेंड, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आप लिखेंगे कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मोमेंटम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? देखिए राइट हैंड साइड पर मास तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। राइट हैंड साइड पर जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की वजह से है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो राइट हैंड साइड का डायरेक्शन है। तो राइट हैंड साइड पर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी मोमेंटम का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो आप लिख सकते हैं कि इट्स वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन is in the direction of, its direction is in the direction of velocity। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वेलोसिटी अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो बच्चों ये मोमेंटम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूफ करने में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हम लोग समझते हैं, उन एग्जांपल से कुछ इक्वेशन बनाएंगे, उन इक्वेशंस को कंबाइन करके हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, उन एग्जांपल्स के बेसिस पर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचेंगे। साइड में मैं लिख दे रहा हूं, हमने क्या लिखा है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग एक तो मास के बारे में डिस्कस करेंगे, एक वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला केस, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, ये मैं मास की बात करता हूं। ठीक है बच्चों, मास की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करिए कि एक सड़क किनारे एक ट्रक है और एक कार है, दोनों रेस्ट पर है। ठीक है, सड़क किनारे एक ट्रक है और एक कार है और दोनों रेस्ट पर है, और आपसे कहा गया है, या आप दो चार लोग हैं उन सबसे मिलकर कहा गया है कि भैया आपको इस ट्रक को और कार को दोनों को रेस्ट से मूव करके मोशन में लेकर आना है। तो आप जाहिर सी बात है धक्का लगाएंगे, अगर वो कार खराब है या ट्रक खराब है, दोनों वो खुद ब खुद नहीं ऑन हो सकते अपने इंजन से, तो आप धक्का देंगे। जब आप धक्का देते हैं, जब आप फोर्स लगाते हैं, तो मुझे बताइए ट्रक को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा या कार को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा?
तो ज्यादा फोर्स आपको ट्रक को मूव करने के लिए लगाना होगा। क्यों ट्रक को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक का मास ज्यादा है इसलिए ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा अपोज करेगा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। तो और कार का मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है, उसका इनर्शिया कम है इस वजह से कार के ऊपर आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत है। तो एक ट्रक और एक कार अगर सड़क किनारे खड़े हैं, रेस्ट पर हैं, और उन दोनों को फोर्स लगाकर आपको मोशन में लेकर आना है, तो ट्रक के ऊपर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, कार के ऊपर कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि मास कम है। तो यानी एक चीज नोटिस कीजिए, जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना है, जिसका मास कम है उसके ऊपर कम फोर्स लगाना है। तो पहला जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो मास का एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? आप लिखेंगे कि इफ अ कार एंड अ ट्रक, इफ अ कार एंड अ ट्रक स्टैंड्स ऑन अ रोड, अगर एक कार और एक ट्रक रोड पर दोनों खड़े हैं, देन in order to move then in order to move them then in order to bring them in motion, a greater force has to be applied on truck because its mass is more। ठीक है, तो अगर एक कार और ट्रक सड़क किनारे खड़े हैं तब उन्हें मोशन में लाने के लिए, जो रेस्ट पर है, स्टैंड्स ऑन रोड यानी खड़े हैं रेस्ट पर है, उन्हें मोशन में लाने के लिए एक ग्रेटर फोर्स, ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा किस पर? ट्रक पर, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। अच्छा, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करें कि आप अपने छत के ऊपर खड़े होके अपने हाथ में दो स्टोन लेते हैं, एक स्टोन जो बड़ा सा है और एक स्टोन जो छोटा सा है, और दोनों स्टोन को आप ड्रॉप करते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग। पहले आप छोटे वाले स्टोन को आपने ड्रॉप किया। अच्छा, नीचे जमीन पे आपका, ग्राउंड पे आपका दोस्त खड़ा है, आप जिस स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं आपका फ्रेंड उस स्टोन को कैच कर रहा है। ठीक है, तो जब वो छोटे वाले स्टोन को कैच करेगा तब उसके हाथ के ऊपर कम चोट आएगी, कम फोर्स लगेगा, और बड़े वाले स्टोन को जब वो कैच करेगा तब उसके हाथ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा चोट आएगी। क्यों? बड़े वाले स्टोन को पकड़ने में ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है उसके ऊपर? क्योंकि बड़े वाले स्टोन का मास ज्यादा है। तो बड़े वाले स्टोन का मास ज्यादा है इसीलिए उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। छोटे वाले स्टोन का मास कम है इसलिए वो कम फोर्स लगा रहा है। तो एक एग्जांपल आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इफ टू स्टोन्स, अगर हम दो स्टोन, वन हैवी एंड अनदर लाइटर is dropped from some height, then a person catching stone will experience
more force in case of will experience more force in case of heavier stone as compared to lighter stone। समझिएगा इस बात को। ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर आप दो स्टोन, एक हैवी और दूसरा हल्के स्टोन को अगर आप ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, छत से, बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं, तब अगर कोई इंसान उस स्टोन को कैच करना चाहता है नीचे खड़े होके, तब उसे ज्यादा फोर्स लगेगा जब वो हैवियर स्टोन को कैच करेगा एज कंपेयर टू लाइटर स्टोन। क्यों? हैवियर स्टोन का मास ज्यादा इसीलिए फोर्स ज्यादा, और लाइटर स्टोन का मास कम इसीलिए फोर्स कम। तो दोनों केस को कंक्लूड करके हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ये पहला इक्वेशन क्या आ गया कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कार और ट्रक में कार का मास कम, और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए कार को मोशन में लाने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। ट्रक का मास ज्यादा, तो ट्रक का मास ज्यादा इसीलिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। यहां पर जो हैवियर स्टोन है उसका मास ज्यादा इसलिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और लाइटर स्टोन का मास कम इसलिए फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा लगाने की जरूरत है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम उस पर फोर्स कम लगाने की जरूरत है। तो ये तो हमने मास का जिक्र किया, इन दोनों एग्जांपल को आप लिख लीजिए। उसी तरीके से आप एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान आपको किसी स्पीड से क्रिकेट बॉल से मारे और उसी स्पीड से अगर टेनिस बॉल से मारेगा, तो क्रिकेट बॉल में आपको चोट ज्यादा आएगी, आपके बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। टेनिस बॉल में वो फोर्स कम लगेगा क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, टेनिस बॉल का मास कम है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। एक बाइसिकल से अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप जा रहे हैं, कोई आकर बाइसिकल से आपको मार देता है और कोई आकर अगर आपको कार से मार देता है, तो दोनों केस में बाइसिकल वाले में आपको इंजरी कम होगी, फोर्स कम लगेगा, और कार वाले केस में आपको इंजरी ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि कार का मास ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, बाइसिकल का मास कम है, कम फोर्स लग रहा है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अपनी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहें तो एक दो एग्जांपल जो मैंने और बताए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों पहले। चलिए बच्चों, जैसे हमने मास का एग्जांपल लिया और हमने देखा कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही दो एग्जांपल हम फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल मास के लिए ले चुके हैं। अब हम लोग जरा चेंज इन वेलोसिटी के लिए एग्जांपल लेते हैं। किस चीज के लिए? चेंज इन वेलोसिटी के लिए। अच्छा बच्चों, सपोज करें कि आप दौड़ रहे हैं, यू आर रनिंग, और दौड़ते दौड़ते आप दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। एक सपोज करिए कि आप दौड़ रहे हैं और आप दौड़ते दौड़ते दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। इसमें मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं। आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं और दीवार से जाकर टकराते हैं, और आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और दीवार से जाकर टकराते हैं। दोनों में से किस केस में फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर दीवार की वजह से, वॉल की वजह से ज्यादा लगेगा? जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना? जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दीवार से टकराने के बाद हो क्या रहा है? हम रेस्ट पे आ जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि दीवार तोड़ते हुए आप आगे निकल जा रहे हैं। भाई आप गए, आप दीवार से टकराए, कुछ वेलोसिटी थी आपकी, और जब आप दीवार से टकराए तो आपकी वेलोसिटी जो वो डिक्रीज हो गई, जीरो हो गई। तो दीवार से टकराने के दौरान आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, दीवार से टकराने के दौरान आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब आप कम स्पीड से मूव करेंगे और जाकर दीवार से टकराएंगे तो वेलोसिटी कम चेंज होगी। भाई 5 मीटर पर सेकंड से टकराए और 0 हो गए, यानी सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड का ही तो चेंज हुआ ना, 5 से 0। और अगर आप 25 मीटर पर सेकंड से टकराएंगे और फिर रेस्ट पे आएंगे तो क्या होगा? 25 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। यानी यहां पर समझिए कि जब आप दीवार से जाकर कम स्पीड से जाकर टकराते हैं तब आपकी वेलोसिटी कम चेंज होती है, इसलिए आपके ऊपर फोर्स कम लगता है।
जब आप दीवार से जाकर ज्यादा वेलोसिटी से टकराते हैं तब आपकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज होती है और आपके ऊपर फोर्स ज्यादा लगता है। समझे नहीं समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ते हुए बढ़ रहे हैं, और जाकर आप उस दीवार से टकराते हैं। जब आप दीवार से टकराएंगे, मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं, एक आप धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, एक आप बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप मूव करेंगे तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। दीवार से टकराने के बाद आपकी वेलोसिटी चेंज होकर जीरो हो जा रही है। जब पहले से ही आपकी वेलोसिटी कम है तो वेलोसिटी में चेंज भी तो कम होगा ना दीवार से टकराने के बाद, तो आपको फोर्स कम लगेगा। यानी आपकी वेलोसिटी जब कम चेंज हो रही है तो फोर्स कम लग रहा है, और जब आप तेजी से मूव करेंगे और दीवार से टकराएंगे तब आपकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी टकराने के दौरान, तो आप पर फोर्स ज्यादा लगता है। यानी एक चीज को समझिए कि आप कह सकते हैं कि a person bumping into a wall with small speed या with small velocity will experience a smaller force as compared to when same person as compared to when same person bumps with large velocity। ठीक है, तो समझिए इस बात को कि अगर एक इंसान कम वेलोसिटी के साथ, स्मॉल वेलोसिटी के साथ दीवार में जाके टकराता है तब उसे कम फोर्स लगता है, और जब ज्यादा वेलोसिटी से टकराता है तब उसे ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि जब वो कम वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब उसकी वेलोसिटी कम चेंज हुई टकराने के बाद, तो फोर्स उस पर कम लगा। ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई, इसलिए ज्यादा फोर्स लगा। यानी जब वेलोसिटी आपकी कम चेंज होती है तो फोर्स कम, वेलोसिटी जब आपकी ज्यादा चेंज होती है तब फोर्स ज्यादा। यानी फोर्स वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर आप अपने गन से एक बुलेट को फायर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर आपने बुलेट को गन से फायर किया, वो बुलेट इट विल गो एंड स्ट्राइक द पर्सन। ठीक है, और उसी बुलेट को अपने हाथ में लेकर और ऐसे थ्रो करके उसको मारिए और उस इंसान को जाकर लगे। दोनों केस में उस इंसान के ऊपर इंजरी किस केस में ज्यादा होगी, किसमें उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा? जब आप बुलेट को गन से फायर करते हैं। क्यों? जब आप बुलेट को गन से फायर करते हैं तो बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब वो जाकर इंसान से टकराता है तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होती है, वेलोसिटी चेंज होनी शुरू होती है। तो चूंकि पहले से बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी जब आपने गन से फायर किया था, तो उस इंसान से टकराने के बाद बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, तो ज्यादा फोर्स लगेगा उस इंसान के ऊपर, और उसी बुलेट को, सेम मास के बुलेट को अपने हाथ में लेकर थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो वेलोसिटी में चेंज भी कम होगा टकराने के बाद, इसलिए फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि अ बुलेट fired from gun produces
a greater force produces a greater force on an object as compared to when hit by simply throwing it towards him। ठीक है, तो एक बुलेट को जब आप गन से फायर करेंगे तब किसी इंसान के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, और उस बुलेट को आप सिंपली थ्रो करके उस इंसान को मारेंगे तब उसके ऊपर कम फोर्स लगता है। तो आपने एक तरीके से क्या कंक्लूड किया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू क्या, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली ये चेंज इन वेलोसिटी हम लोग इसे कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान कैसे टकरा रहा है, स्मॉल वेलोसिटी के साथ जब टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कम चेंज होगा, फोर्स कम लगेगा उसे। देखिए कम चेंज है तो कम फोर्स लग रहा है। जब वो लार्ज वेलोसिटी से मूव करता है तो वेलोसिटी में ज्यादा चेंज है, फोर्स उसके ऊपर ज्यादा एक्ट कर रहा है। जब बुलेट को आप गन से फायर करेंगे तब उसकी वेलोसिटी पहले से ज्यादा होगी। इंसान किससे टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जब पहले से ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है। और जब आप सिंपली थ्रो करेंगे तो पहले से ही वेलोसिटी कम थी, इसलिए चेंज जो है वेलोसिटी में वो भी कम होगी, इसलिए फोर्स आपका कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम लोग एक टाइम के बारे में, एक एग्जांपल टाइम के बारे में कंसीडर करेंगे। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। आपने फर्स्ट इक्वेशन भी नोट कर रखा है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक थर्ड इक्वेशन देखेंगे, नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों एक आखिरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आप में से बहुत सारे क्रिकेट के बहुत शौकीन होंगे, तो क्रिकेट से ही एक एग्जांपल उठाते हैं। देखिए सपोज करें कि बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन ने बॉल को मारा, बॉल हवा में है और फील्डर जो है उस बॉल को कैच करने जा रहा है। किस तरीके से वो उस बॉल को कैच करेगा, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते, चर्चा करते हैं। देखिए हो सकता है कि जो बॉल उस फील्डर तक पहुंचे वो उस बॉल को जब पकड़े उस दौरान अपने हाथ को बिल्कुल हिलाए ही ना, रेस्ट पे रखे। एक तो ऐसे वो कैच ले सकता है। दूसरा तरीका जो कैच लेने का है कि वो कैच लेने के बाद अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ मूव करे। ये दो तरीके हैं कैच लेने के। विकेट कीपर को आपने खास करके देखा होगा कि वो बॉल को पकड़ते वक्त अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ मूव करता है ना, पीछे की तरफ ऐसे मूव करता है। ऐसा तो नहीं कि बॉल आया और उसे वहीं पर ऐसे पकड़ ले, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं बॉल को पकड़ने के। जहां पर आपने बॉल को टच किया अपने हाथ में, वहीं पर आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। या फिर आप बॉल को पकड़कर अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव कीजिए। ये दो तरीके हैं जिससे कि आप बॉल को कैच कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों तरीकों में से किस तरीके में फोर्स आपको ज्यादा लगनी चाहिए, हाथ के ऊपर चोट ज्यादा लगनी चाहिए, और किस तरीके से बॉल को कैच करने में आपको चोट कम लगनी चाहिए, आपके हाथ के ऊपर फोर्स कम लगना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को जरा समझते हैं। देखिए जब आप बॉल को कैच करते हैं बिना अपने हाथ को मूव किए हुए, तो होता क्या है कि बॉल किसी वेलोसिटी से आ रही है ना, किसी वेलोसिटी से आई और आने के बाद आपने उसे कैच कर लिया तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यानी आप जब कैच कर रहे हैं उस बॉल को, उस दौरान आप उस बॉल की वेलोसिटी को चेंज करते हैं। तो चाहे आप, अगर बॉल मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, तो चाहे आप अपने हाथ को यहीं पर रख के कैच करें तो भी 10 से 0 होना है, यानी 10 का चेंज होगा। और अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ मूव करें तो भी 10 से 0 होना है, 10 का ही चेंज होगा। दोनों केस में चाहे आप बॉल को सीधे पकड़ लें बिना हाथ को मूव किए हुए या फिर उसको पीछे की तरफ मूव करें, दोनों केस में
बॉल की वेलोसिटी को सेम अमाउंट से चेंज होना पड़ता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर जब आप कैच करते हैं तो जितना टाइम आप लगा रहे हैं बॉल की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए वो टाइम बहुत कम है। और जब आप अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो अभी आपने बॉल को पकड़ा, कुछ वेलोसिटी थी, अब आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, फाइनली यहां पहुंचने पर रेस्ट पर आ गया। तो आपने कुछ टाइम लगाया है ना वेलोसिटी को चेंज करने में। तो जब आप कम टाइम लगाते हैं वेलोसिटी को चेंज करने में तो फोर्स ज्यादा लगती है आपको, और जब आप ज्यादा टाइम लगाते हैं उसी वेलोसिटी को चेंज करने में, देन यू एक्सपीरियंस अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अगर आप कम टाइम देंगे तो फोर्स आपके ऊपर ज्यादा होगा, और ज्यादा टाइम देंगे तो फोर्स कम होगा। यानी कम टाइम तो फोर्स ज्यादा, ज्यादा टाइम तो फोर्स कम, टाइम कम फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा फोर्स कम। ठीक उल्टा हो रहा है ना, टाइम कम फोर्स ज्यादा, उल्टा, टाइम ज्यादा फोर्स कम, उल्टा। यानी कि ये जो टाइम आप लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के दौरान, जो टाइम आप लगाते हैं उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, वो टाइम फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी हम लोग लिख लेते हैं कि if you catch a cricket ball, if you catch a cricket ball without moving your hands, without moving your hands, without moving your hands backward, you experience a greater force as compared to when you move your hands बैकवर्ड। तो अगर आप एक क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं बिना अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव किए हुए, तो टाइम कम लगा रहे हैं वेलोसिटी को चेंज में, तो ज्यादा फोर्स लग रहा है। किसके कंपैरिजन में? जब आप अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं, तब फोर्स कम लगता है। यानी तीसरा इक्वेशन बनकर आ रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ये टाइम नहीं, यानी कि 4 बजे अगर आपने कैच लिया है तो ये 4 बजे का टाइम नहीं बता रहा है, कितना टाइम आपने 4 बजे से लेकर 4:02 तक आपने हाथ पीछे मूव किया। तो उन दो टाइम के बीच का जो इंटरवल है वो टाइम इंटरवल यहां पर आपका है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तीनों इक्वेशन को इकट्ठे मिलाकर हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लिखेंगे। इसको आप नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, उन तीनों इक्वेशन को ना हम लोग जरा कंबाइन करते हैं। पहला इक्वेशन क्या आया था? पहला इक्वेशन आया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम। ठीक है, दूसरा इक्वेशन था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये सेकेंड इक्वेशन है। वेलोसिटी में चेंज ज्यादा फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी में चेंज कम फोर्स कम। और तीसरा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी।
टाइम कम लग रहा है वेलोसिटी के चेंज में, फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा लग रहा है वेलोसिटी के चेंज में, फोर्स कम। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, क्या करूं, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन, यानी आप लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को कंबाइन करते हैं। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन, सॉरी इसको डेल्टा वी नहीं लिखा हमने, इसको हमने लिखा है v माइनस यू, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और याद करिए, याद नहीं करिए, मतलब इस चीज समझिए, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, हम फिजिक्स में या साइंस में कभी भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को नहीं रखते हैं, इसको हम इक्वल टू के साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को, ठीक है, इसमें ऐसा है ना, प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं बच्चों और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो साथ में हमारा एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं k कह रहा हूं। लेकिन हम लोग कैलकुलेशंस आसान रख सके हैं, इसलिए k को मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर है। जरूरी नहीं है कि k 1 के बराबर ही हो, लेकिन हमें जो पढ़ना है, और अभी नहीं आगे 12th तक भी आपको जो पढ़ना है, उसमें 11 12 तक, उसमें भी आप k को 1 ही मान के चलते हो। तो k अगर 1 होगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू k की जगह 1 इंटू m हो जाएगा m। अच्छा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें m इंटू वी, फिर माइनस, फिर k की वैल्यू 1 है तो m इंटू यू, ठीक है। या फिर इसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ चलिए ये भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख लेंगे। तो ये आपने लिखा m इंटू वी माइनस m इंटू यू, k कहां गया, k को हमने 1 मान लिया, ठीक है, अपॉन टाइम t। अब आप मुझे बताइए कि m इंटू वी क्या है, m क्या है मास, v क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये फाइनल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ये मास इंटू फाइनल वेलोसिटी है, इसे हम लोग फाइनल मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। P और सब्सक्रिप्ट में F, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। फिर माइनस, ये क्या है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, अपॉन टाइम t। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम होगा ना, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी क्या है, टाइम टेकन। क्लियर है, ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन का आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने फर्स्ट लॉ में सीखा था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन, या फिर आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, जो मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन है वही फोर्स के चेंज का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए, मैं k को ना 1 के बराबर यहां लिख दे रहा हूं, लेट k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, मैं कैसे लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर k की जगह 1 लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास
इंटू v माइनस यू अपॉन टी को मैं एक जगह लिख ले रहा हूं। और मुझे बताइए v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा निकल कर आ गया इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये दोनों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, सेम इक्वेशन है, बस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है। सेम इक्वेशन से ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ, अगर मैं आपको मास की वैल्यू बता दूं कि 10 kg है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर आप काउंट करना है तो फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बता रहा है कि एक गिवन मास के लिए हम अगर इतना फोर्स लगाएंगे तब कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये आप मैथमेटिकली यहां से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताता था, फर्स्ट लॉ सिर्फ कहता था कि भाई एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भैया एक्सेलरेशन के लिए, तो आप निकाल सकते हैं यहां से। एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन मास। मान लीजिए कि मास आपका 10 kg है, तो मास की जगह 10 kg लिख लीजिए, 10। अब बताइए, फोर्स अगर 10 न्यूटन होगा तो 10 अपॉन 10 एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स अगर 20 न्यूटन होगा 20 अपॉन 10 यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो लॉज आपके सेकेंड लॉ के हैं, दोनों आपको याद रखना है। इसको कहते हैं फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, बहुत फेमस इक्वेशन है ये। दूसरा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। और ये एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, मोमेंटम का चेंज भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। आज की क्लास हमारी यहां पर खत्म हो जाएगी। इसको नोट करें बच्चों। तो बच्चों, हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा है? एक तो हमने लिखा है कि फोर्स होता है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक हमने लिखा है कि फोर्स हमारा होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन को कहते हैं रेट ऑफ। रेट ऑफ का मतलब टाइम से आप डिवाइड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द एक्सटर्नल फोर्स applied on an object, the external force applied on an object is equal। एक्सटर्नल फोर्स जो हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एंड direction of force is in the direction of change in momentum। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन वही होता है।
ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से सारे जो एग्जांपल्स मैंने दिए उसको समझिएगा, रिलेट करिएगा उसको जो इक्वेशन हमने लिखा है, और फिर जो इक्वेशन सेकेंड लॉ का हमने डिराइव किया है वो इक्वेशन आपको आना चाहिए, और ये स्टेटमेंट भी आपको पक्के से आना चाहिए। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इस इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स जो है आप आराम से समझ सकें और खुद से भी कर सकें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, इसको नोट कर लें।